चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जे एडवांस 2025 के क्वेश्चंस करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के। ठीक, वैसे रिलेशन एंड फंक्शन अलग अलग चैप्टर्स हैं, हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं उनको, लेकिन चूंकि उसके क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं आए हुए हैं तो हम लोग एक ही साथ कर लेते हैं, है ना। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो ही तो करना फिर वही है कि आपको एक बार क्वेश्चन समझ लेना है, फिर खुद से ट्राई करना है, और जब आपका ट्रायल हो जाए देन यू look for the solutions। ठीक है। सो ऑल टुगेदर देयर आर 4 क्वेश्चंस आस्क्ड इन 2025। तो रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये फंक्शन का क्वेश्चन है ना। ये इसमें रिलेशन का कोई खास रोल नहीं है, खास का बिल्कुल भी नहीं है, ये सिंपल एक फंक्शन का ही क्वेश्चन है। तो एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। कह रहे हैं कि कैपिटल आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है भाई, हम जानते हैं पहले से ही। फिर कह रहे हैं ए आई बी आई 2 नंबर्स की चर्चा है जो कि आर को बिलोंग करते हैं। आर मीन्स रियल नंबर। ठीक है। आई के बारे में कह रहे हैं कि 1 2 3 देयर आर 3 वैल्यूज हो सकती हैं आई की। तो बेसिकली 3 है A1 A2 A3, और 3 ही बच्चों बी है B1 B2 B3, और ये सारे के सारे रियल नंबर है। फिर कहा जा रहा है कि डिफाइन द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, जी सच दैट आर टू आर, और एस सच दैट आर टू आर बाई एफ एक्स। अच्छा, 3 फंक्शन दिए हैं बच्चों, आर से आर में डिफाइंड है, और तीनों की डेफिनेशन, ये एफ एक्स की डेफिनेशन है, फिर नीचे जी एक्स की डेफिनेशन है, और फिर ये एच एक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है अभी तक, लेकिन यहाँ तक पढ़ने के बाद कुछ पता नहीं चला कि क्या बताना है। ठीक है। अच्छा, फिर आखिरी स्टेटमेंट में लिख रहे हैं कि एफ एक्स और जी एक्स इक्वल नहीं है, और कभी भी इक्वल नहीं है, किसी भी रियल नंबर के लिए सेम नहीं है, अलग अलग है। तो बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन एच एक्स। अच्छा, ये हीरो है, इसका मतलब हमें ये बताना है कि एच एक्स में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है। तो ये प्योर एक फंक्शन का क्वेश्चन है, बट पढ़ने से काफी तगड़ा लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। तगड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इसको ठीक से समझेंगे तो जो एक कन्वेंशनल दायरा होता है क्वेश्चन के, भाई बताइए 1 1 हैंड 2 ऑन 2, इवन ऑड रेंज डोमेन, है ना, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, वैसा कुछ नहीं लिखा है। कोई भी इसमें ऐसी कन्वेंशनल बात नहीं लिखी है जो आपको बतानी हो। तो लिखा तो कुछ और ही है। बोल रहे हैं कि आप इस एच एक्स में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बता दीजिए। तो ये तो, और फिर एक जानकारी है अलग से दी हुई है कि एफ एक्स और जी एक्स कभी भी इक्वल नहीं है। तो इसका श्री गणेश करते हैं। तो पहले तो चलो एफ एक्स ही लिख लेते हैं। तो A1 हो गया, 10x हो गया, A2 एक्स स्क्वायर हो गया, फिर A3 एक्स क्यूब हो गया, और x to the power 4. So this is your fx. Now moving to the gx. So what is gx? So gx is b1, then 3x, then b2 x square, then comes b3 x cube. तो ये एफ एक्स और जी एक्स बच्चों दोनों ही क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा मिस प्रिंट है यहाँ पर, ये पावर 4 होगी, नीचे गलती से हो गया। तो ये जो दोनों ही फंक्शन है ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब जो एच एक्स दे रखा है वो इन्हीं एफ और जी के टर्म में दे रखा है। तो कह रहे हैं ये एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है और माइनस जी ऑफ एक्स प्लस 2, और इसी एच एक्स में हमसे ये पूछा गया है कि भाई बताओ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा। ये है मामला। अब इस मामले को देखें तो ये तो बताना तो कोई विशेष कठिन नहीं है। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है तो एक्स की जगह एक्स प्लस 1 कर दीजिए, और एक्स की जगह एक्स प्लस 2 कर दीजिए, तो जी ऑफ एक्स प्लस 2 हो जाएगा। आपस में सब्ट्रैक्ट करके एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सोचें तो वो जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा तो शायद वो A1 A2 A3 B1 B2 B3 इसमें से किसी टर्म में आना चाहिए, है ना, इनके फॉर्मेट में आएगा। इनफैक्ट A1 B1 तो छोड़ ही दो क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है। तो हमारा जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आएगा
जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर x को x+1 भी लिखते हो बच्चों, तो x को x+1 करोगे तो x+1 का स्क्वायर या x+2 का स्क्वायर है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो a3 b3 के टर्म में आएगा, क्योंकि यहां तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं x⁴ में। तो जो भी x³ का कोफिशिएंट आएगा a3 b3 के टर्म में आना है। लेकिन आप देखें तो जो 4 ऑप्शंस दिए हैं वो तो प्योर नंबर्स दिए हैं। यही सारा खेल है इस क्वेश्चन में कि आपको जो आंसर यहां पर a3 b3 के टर्म में आना है तो उससे यहां तक पहुंचना है नंबर्स में। तो a3 b3 का इलाज करना होगा। अच्छा, a3 b3 के इलाज के लिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन क्या है? तो आपको एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है और तो कुछ है नहीं कि साहब f(x) और g(x) कभी भी सेम नहीं है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। इतना पोर्शन अपने को गिवन है, ये कभी भी बराबर नहीं है, ऐसा है। तो अब इसको सॉल्व करिए। तो पहले अच्छा एक काम कर लेते हैं, पहले एग्जैक्ट क्या कर लेते हैं, कोफिशिएंट देख लेते हैं। क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लिए। तो x³ का कोफिशिएंट देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या आ रहा है, और फिर हम लोग देखेंगे कि वहां से क्या हो सकता है। तो अब देखो, पूरा हम f(x+1) लिखें और g(x+2) लिखें, उसकी तो कोई जरूरत है नहीं, है ना। तो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ, या एक काम करते हैं hx पूरा ना लिख के थोड़ा सा लिख देते हैं, जितने से कोफिशिएंट आना है। तो f(x+1), तो f(x+1) g(x+2), तो ये तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा, x+1 x+2। तो ये जो 3 टर्म है कांस्टेंट x और x², इसमें आप x को x+1 लिखिए, x+2 लिखिए, x³ तो कभी प्रकट होगा नहीं। तो इनसे तो कोई मतलब है नहीं। तो हमें जब कोफिशिएंट ऑफ x³ चाहिए तो हमें कोफिशिएंट ऑफ x³ केवल कहां से मिलेगा? तो एक तो साहब ये टर्म है, कौन सा, a3, और x की जगह x+1 का क्यूब करना होगा, फिर x+1 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हिस्सा है f(x+1) का, और माइनस g(x+2), तो उसमें भी इन्हीं दो को कंसीडर कर लेना चाहिए। तो x+2 का क्यूब और प्लस x+2 टू दी पावर 4। देखो ये पूरा तुम्हारा hx नहीं है, मैंने पूरा hx नहीं लिखा है बच्चों। तो उसका रीजन ये है कि अगर हम इन 3 टर्म को देखें, कौन कौन से, ये वाला जो ग्रुप है, तो इसमें आप x को x+1 रख भी दो, g को, और g में x को x+2 रख भी दें, तो x³ तो कभी भी नहीं आएगा ना। तो हमें तो x³ से मतलब है, तो हमने केवल इतना ही लिखा है बस। इसी से जो x³ का कोफिशिएंट आएगा वही सही माना जाएगा। देखो क्या आता है। तो यहां से तो x³ के साथ a3 आ जाएगा बच्चों। अच्छा, ये पावर 4 है, तो उसको आप सोच लें, बाइनोमियल से सोच लें, है ना। 1 + x की पावर n, तो x टू दी पावर r का कोफिशिएंट, तो x³ का कोफिशिएंट तो 4c3। तो एक तो ये पार्ट हो गया, यहां देख लें। अभी तो x³ का कोफिशिएंट 1 ही आएगा, तो b3 से मल्टीप्लाई हो गया तो b3, यहां देख लो। तो अब ये x+2 है बच्चों, तो फर्स्ट टर्म कैसे लिखोगे, 4c0 x टू दी पावर 4। सेकेंड टर्म जो होगा उसमें x³ आएगा, तो सेकेंड टर्म विल बी 4c1 और x की पावर 4 - 1 × 2। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा x टू दी पावर 3 का कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट। तो जब इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लें, तो ये a3 है माइनस b3 है, a3 है माइनस b3 है, ये 4 है और ये 8 है। तो चलो भाई, ये हो गया रिजल्ट। अब यही हमारा हीरो है, यही हमारा आंसर है। लेकिन अभी ये आंसर लाइक बना नहीं है, क्यों? जैसे बात हो रही थी ना कि आंसर्स जो दिए वो तो नंबर्स में दिए, और आपका तो आंसर आ रहा है a3 माइनस b3 में। तो अब तुम्हें क्या करना होगा, इस a3 माइनस b3 से निपटना है। तो उसके लिए तुम्हारे पास कुछ जानकारी है, एक ही स्टेटमेंट पता है बस कि f(x) और g(x) कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो
इन द फर्स्ट प्लेस आप जब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा यार इससे कैसे a3 माइनस b3 आएगा। यही ब्यूटी है बच्चों इस क्वेश्चन में कि अगर हम fx नॉट इक्वल टू gx कह रहे हैं तो उससे एक झटके में तो शायद नहीं आएगा, बट थोड़ा सा आप सोचेंगे तो फिर अगले झटके में आ जाएगा। कैसे? देखो, जैसे fx इज नॉट इक्वल टू gx लिखा हुआ है, थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो जो अगली गिवन इंफॉर्मेशन है उस गिवन इंफॉर्मेशन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि fx माइनस gx नॉट इक्वल टू 0, है ना। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। fx और gx का जो डिफरेंस है वो कभी भी 0 नहीं होता है, ये ट्रू है रियल के लिए। अच्छा, तो fx माइनस gx कर देते हैं। तो बच्चों जब fx माइनस gx करेंगे तो x टू दी पावर 4 और x टू दी पावर 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। तो ये ले दे के बचेगा, एक तो x क्यूब के साथ आ जाएगा a3 माइनस b3, फिर बच्चों x स्क्वायर के साथ आ जाएगा a2 माइनस b2, फिर x के साथ आ जाएगा 7x और फिर आ जाएगा a1 माइनस b1। और ये कह रहे हैं कि ये नॉन जीरो है एंड दिस इज नॉन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। बच्चों ये क्वेश्चन है तो आसान, बट आसान नहीं भी है अगर एक बात पकड़ में ना आए, जो अब हम समझने जा रहे हैं। क्या? देखो, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है और ये कह रहे हैं कभी भी 0 नहीं होती है। तो अब तुमने सोचो जरा कि जब आप 3 डिग्री पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो क्या तुमने कभी ऐसी 3 डिग्री पॉलिनोमियल देखी है जो कभी 0 ही ना हो? 2 डिग्री में हो सकता है कि भाई ऊपर ही ऊपर रह जाए या नीचे नीचे रह जाए। 3 डिग्री पॉलिनोमियल का जब भी आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है, बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है कि नहीं जाता है। एनी 3 डिग्री पॉलिनोमियल, कोई भी 3 डिग्री पॉलिनोमियल का कर्व ड्रॉ किया जाए तो या तो वो एकदम नीचे से चालू होगा, है ना, और ऊपर तक चला जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। अब वो बात अलग है कि ये वापस से ये चक्कर खा के जाता है या सीधे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। और ऐसे ही क्या होता है, या फिर ये ऊपर से एकदम चालू होके फिर नीचे तक चला जाएगा एकदम ऐसे, या सीधे भी जा सकता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो कैसा भी हो बच्चों, इसको प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक के सारे रियल नंबर्स लेने रहते हैं कि नहीं लेने रहते हैं। चूंकि हम सारे रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, f सच दैट R2R है, g सच दैट R2R है, तो f माइनस जी भी देखेंगे तो R2R ही आना चाहिए, है ना। मतलब हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। अब मैंने एक बात बोल दी कि f माइनस जी भी R2R आना चाहिए, तो f माइनस जी की रेंज चलो छोड़ो R, लेकिन उसकी डोमेन में तो सारे रियल नंबर आ जाएंगे। रेंज पता नहीं क्या होगी नहीं होगी, बात की बात है, रेंज से अपने को कोई लेना देना भी नहीं है। तो f और g अगर सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है तो उनका डिफरेंस भी सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन होना चाहिए। तो सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन होना चाहिए, तो उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रहा है और कह रहे हैं कि वो कभी 0 नहीं होता है। तो साहब ये तो कैसे हो जाएगा? हो सकता है कैसे? अगर ये एक्स क्यूब यहां से गायब हो जाए तब ये बात सही हो सकती है, तब ये क्वाड्रेटिक रह जाएगा, 2 डिग्री रह जाएगा। और क्वाड्रेटिक में ऐसा हो सकता है कि इधर ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाए, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, या पूरा का पूरा नीचे ही रह जाए, ए नेगेटिव डी नेगेटिव, उस तरह से। तो अगर ये कभी भी 0 नहीं है तो ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। बस यही इस क्वेश्चन का क्रक्स है, इससे ही ये पूरा सॉल्व होगा बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता। ये जो लिखा है, दिस कांट बी अ 3 डिग्री पॉलिनोमियल, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल होना इसका संभव नहीं है। और 3 डिग्री पॉलिनोमियल नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि a3 माइनस b3 जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का वो 0 होना चाहिए, यानी एक्स क्यूब का टर्म होगा ही नहीं। बस हो गया आंसर। देखो कितना बढ़िया, आपका जो आंसर आया था वही तो आया था, a3 माइनस b3 माइनस 4।
तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4, सॉरी -4, क्योंकि इतना पार्ट तो 0 है ना, A3 माइनस B3 क्या है 0। तो देखें कितना बढ़िया था ये। तो इसमें बस यही बात एक समझनी थी एग्जाम देते समय कि साहब ये गायब हो जाएगा। और ये बात अगर समझ में नहीं आई तो आप भले ही खूब अच्छा फंक्शन जानते हो, किसी मतलब का नहीं है ना। सो डन, ये क्वेश्चन हो गया। आंसर इज -4, कोफिशिएंट ऑफ x³ इन hx। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन किया जाए। तो ये भी 2025 का ही जे एडवांस का है, देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा है। एक बार देखो पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो बात यह है कि कैपिटल N के बारे में कह रहे हैं कि इट डिनोट्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। Z का मतलब इंटीजर होता है, ये भी जानते हैं। कंसीडर द फंक्शन f such that n to z एंड g such that z to n। अच्छा देखो भाई, दो फंक्शन f और g के बारे में चर्चा है। f के बारे में कह रहे हैं कि सारे नेचुरल नंबर से ही इंटीजर आंसर देता है, और g की डोमेन में इंटीजर्स हैं और आंसर नेचुरल नंबर है, ऐसा ठीक है। अच्छा फिर f और g की डेफिनेशन भी दी है, ये तुम्हारा fn दिया है, ये gn दिया है। लेकिन ध्यान ये देना है कि f के बारे में क्या ध्यान देना है कि f में जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, यानी n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स ही रख सकते हैं f में। लेकिन g में ऐसा कुछ नहीं है, g में n की वैल्यू आप कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, बट आंसर नेचुरल नंबर में लिखना है, ठीक है। अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि डिफाइन जी ओ एफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एन, ठीक है, तो सबको पता ही है। और एफ ओ जी बराबर एफ ऑफ जी एन, ये भी हम जानते हैं, कंपोजिट फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अच्छा इज आर ट्रू, तो ये एक मल्टीपल करेक्ट मालूम होता है। तो स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट है कि गॉफ इज नॉट 1 1, गॉफ इज नॉट ऑन 2, फॉग इज नॉट 1 1 बट फॉग इज ऑन 2, g इज 1 1 ऑन 2, f इज नॉट। मतलब क्या है, हमें चार फंक्शन का नेचर बताना होगा, f g जो कि दिए हुए हैं, फिर इनका f o g उसका नेचर बताओ, और फिर g o f उसका भी नेचर बताइए 1 1 ऑन 2। तो इट्स अ कंसिडरेबल मीन्स टास्क इन दिस क्वेश्चन, काफ़ी काम करना होगा क्योंकि चार चार चीज़ों का नेचर आपको बताना है। तो दो तो पलक झपकते हो जाए क्योंकि सामने ही दिख रहा है। अब बाकी दो में रियल टेस्ट है, क्योंकि बाकी दो में पहले आपको GOF लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी GOF में चक्कर है क्योंकि F और G जो है अलग अलग वैल्यूज़ पर अलग अलग डेफिनेशन ले रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में नेचुरली ऐसे क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में ज़रूर रहते हैं, बट थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है बच्चों। तो पहले तो जो काम आसान है पहले उससे निपट लेते हैं। तो F और G का ही डायरेक्ट पहले कर लेते हैं कि क्या है 1 1 ऑन 2। तो चलो पहले F से शुरू करते हैं। तो लिखा है कि f ऑफ n जो है दैट इज n प्लस 1/2, बट दिस इज वैलिड फॉर ऑड n, and this f of n is 4 minus n/2, and this is true for even n even, ठीक है। तो अच्छा, और f such that क्या दिया हुआ है बच्चों, f such that दिया हुआ था नेचुरल नंबर से इंटीजर कोई भी आंसर ले सकता है। चलिए तो पहले f का 1 1 ऑन 2 देख लेते हैं, फिर g का देख लेंगे, फिर FOG करेंगे, फिर GOF करेंगे, एंड इट्स अ कंसिडरेबल गुड क्वेश्चन, बढ़िया है ये, क्योंकि F और G में तो कुछ विशेष दिक्कत आपको नहीं आएगी, बट F ऑफ GN और G ऑफ FN में बड़ा गंभीरता से सावधानी से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो शुरू करें, F को जरा देखें। तो अगर n की ऑड वैल्यूज रखें तो F क्या क्या आंसर ले सकता है ना। तो f जो है अगर ऑड n करते हैं, यानी ऑड नेचुरल नंबर कर दें, तो उस पर क्या क्या आंसर ले रहा है जरा चेक करो। n को 1 लिखते हैं तो 1 + 1 2/2, तो 1, फिर 3 लिखते हैं तो 3 + 1/2 तो 2, है ना। तो 1 2 3, फिर n को अगर आप 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 5 रखो तो 5 + 1
दैट इज 6/2, तो ये हो जाएगा 3। फिर आप 7 रखो तो 7 + 1 8/2, तो 4। तो बच्चों ऑड नेचुरल नंबर पर सारे ही नेचुरल नंबर आंसर आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अच्छा, इवन नेचुरल नंबर पर जरा एफ की प्रकृति देखें क्या कहता है ये। तो इवन नेचुरल नंबर, तो इवन में से नेचुरल नंबर में 2 से चलो शुरुआत करते हैं। तो 2 रखते हैं, तो 4 - 2, तो ऊपर 2 नीचे 2, तो 1 हो गया। फिर 4 रखते हैं, तो 4 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। फिर बच्चों आप 6 रखोगे तो ये -1 हो जाएगा। फिर आप 8 रखोगे तो ये -2 हो जाएगा। इस तरह से चलेगा। तो देखो 1 तो नहीं रहा। क्यों? इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये जो 1 वैल्यू आ रही है ये तब है जब आपने n को क्या रखा है 1, है ना। तो 1 + 1 2/2। और ये जो 1 वैल्यू आ रही है ये तब है जब आप n को क्या रख रहे हैं 2। तो जो आंसर 1 पर है वही 2 पर है। इसका 1 का तो मामला क्लोज हो गया, मतलब ये मैनी वन फंक्शन है। अच्छा, इनटू ऑन टू, तो भैया देखो ये ऑन टू है। कैसे? ऐसे कि इसकी कोडोमेन में तो साहब सारे इंटीजर्स की बात है, सारे इंटीजर्स हैं। और जब रेंज देख रहे हैं तो भी आप देख लें कि 0 से नीचे के सारे इंटीजर्स यहां जाने और ऊपर के सब इंटीजर यहां लिखे हुए हैं, 0 भी लिखा हुआ है। तो अगर इस f की बात करी जाए तो क्या आंसर होगा? तो जो f फंक्शन है वो एक तो मैनी वन आ रहा है और दूसरा है कि मैनी वन के साथ साथ ये एक ऑन टू फंक्शन है। ठीक, तो ये हुआ f का फाइनल मामला। अब देखो इसमें d पार्ट में लिख रहे हैं कि f इज नॉट 1 बट इट इज ऑन टू। तो नॉट 1 सही तो है, मैनी वन है तो नॉट 1। तो देखो भाई d इज ट्रू, ये तो हो गया सही। अब बात करते हैं ऐसे ही g को भी देख लेना है। तो g क्या लिखा हुआ है भाई? तो g जो फंक्शन है वो लिखा हुआ है, काफी लंबा चौड़ा इसमें काम करना है। एनीवेज अब करना है तो करना है। हाँ भाई, तो g में लिखा है 3 + 2n, 3 + 2n। ये तब है जब n क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यही g -2n है, और ये तब है जब n क्या है लेस देन 0। अच्छा, तो g में ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए g में थोड़ा सा एक चीज और भी समझने की है कि जो g के बारे में डोमेन और कोडोमेन है तो वो z से n है। ओके, उसको भी लिख ही देते हैं यहां पर। तो हमारा जो g फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल इंटीजर्स बट इट टेक्स ओनली नेचुरल नंबर्स एज द आंसर, ऐसा कोडोमेन में दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि ये 1 मैनी वन इनटू ऑन टू में क्या है। देखो बच्चों, जैसे अब चूंकि यहां तो सारे इंटीजर्स ही लेना है तो नॉन नेगेटिव भी, उस पर भी एक जी की डेफिनेशन दे रखी है और नेगेटिव पर भी अपने को जी की डेफिनेशन दे रखी है। तो अब जैसे जी अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जी एन कैसे आंसर ले रहा है जरा चेक कर लो। तो एक तो है कि साहब ये ऑड वैल्यू ही लेगा क्योंकि 2n + 3 है, तो ऑड वैल्यू लेगा। तो अगर n को 0 रख देते हैं तो ये 3 वैल्यू ले लेगा, फिर 1 पे 5, फिर 2 पर 7, फिर 9 एंड सो ऑन, है ना। केवल ओनली ऑड नेचुरल नंबर्स आंसर लेगा ये, ठीक है। अच्छा, और अगर n की वैल्यू नेगेटिव कर दी जाए तब gn क्या क्या हो जाएगा। तो अगर आप n की वैल्यू नेगेटिव मान लीजिए -1 से चालू करें तो -1 ले लेंगे तो फिर ये 2, -2 ले लेंगे तो 4, 6 एंड सो ऑन। तो ये इस सिचुएशन में केवल और केवल
इवन नेचुरल नंबर्स ले रहा है ना। यहां पर केवल और केवल ये इवन नेचुरल नंबर ले रहा है। तो देखो यार 2, 4, 6 और ऊपर क्या हो जा रहा है तुम्हारा 3, 5, 7, 9 सब कवर हो जा रहे हैं, एक छूट जा रहा है। 1 तो कहीं नहीं आ रहा है ना, 1 ना इधर से आएगा ना इधर से आएगा। तो जब इसकी रेंज लिखी जाएगी तो इसकी रेंज में सारे नेचुरल नंबर्स हैं, बेचारा 1 गायब है। तो 1 के गायब होने का अर्थ क्या है? तो 1 के गायब होने का अर्थ ये हो गया कि इसका जो रेंज है वो कोडोमेन से तो टक्कर नहीं ले पा रहा है ना, बराबर नहीं है भाई। जो जी है अगर इसकी रेंज की बात करी जाए, रेंज ऑफ जी, सो दैट इज ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1। 1 नहीं है इसकी रेंज में, तो 1 नहीं है इसकी रेंज में, तो मतलब ये हो गया कि जो जी एन फंक्शन है, जो जी फंक्शन है वो एक इनटू फंक्शन है। क्यों? क्योंकि कोडोमेन में तो सारे नेचुरल नंबर है। अच्छा 1, 1 और मैनी 1 में अगर सोचें तो डेफिनेटली ये 1, 1 फंक्शन है। हर एन की हर इंटीजर पर ये एक अलग आंसर दे रहा है। कोई मैचिंग तो नहीं हो रही है? हो रही है कि कभी नहीं होगी, क्योंकि ऊपर तो सारे ऑड आंसर ही आएंगे और नीचे जितने भी आंसर आएंगे वो सब के सब इवन होंगे। तो ऊपर नीचे की मैचिंग की तो कोई गुंजाइश बची नहीं। तो एक बात ये भी है कि हमारा जो ये जी है वो 1 to 1 भी है और इनटू है। तो जरा सी ऑप्शन देखो जी के बारे में। 1 to 1 तो ठीक लिखा हुआ है, ऑन टू गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन भी गलत ही है। तो इतना क्वेश्चन यहां तक तो मामला काफी सस्ता था, निपट गया आराम से। अब जो दूसरा है उसमें तुम्हारा थोड़ा सा तेल निकलेगा, तुम्हें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एफ ऑफ जी ऑफ एन बताना है और फिर जी ऑफ एफ ऑफ एन भी बताना है, ठीक है। और फिर दोनों में फिर वही 1, 1 मैनी 1 इंटू 1, 2 बताना है। तो अब एक तो इसको ऊपर करता हूं तो एफ ऑफ एन चला जाएगा ऊपर। एक बार देख ही लेते हैं। n + 1/2 है, 4 - n/2 है। n इवन एन ऑड नहीं, ऊपर n + 1/2 है जब n ऑड है, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों कि हम लोग अब क्या करते हैं, एफ ऑफ जी एन को एनालाइज करते हैं, ठीक है। हम लोग किसको एनालाइज करने जा रहे हैं? एफ ऑफ जी एन। अब देखो ये एफ ऑफ जी एन है, तो जैसे एफ ऑफ एन का वैल्यू लिखा हुआ है तो n की जगह जी एन कर दिए, तो जो भी डेफिनेशन है उस सब में जहां जहां n होगा वो उसकी जगह जी एन हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो एफ ऑफ जी एन क्या हो जाएगा? पहला फर्स्ट डेफिनेशन जो थी दैट वाज n + 1/2, तो आप लिखोगे जी एन + 1/2। और ये डेफिनेशन कब थी? जब n था ऑड, बट n की जगह तो हम जी एन लिख रहे हैं, तो जी एन ऑड, ऐसे है ना। और जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है? वो है 4 - n/2, तो ये हो जाएगा 4 - gn/2। और ये डेफिनेशन कब ट्रू है? जब gn कैसा हो? इवन। ये हो गया। अच्छा इतना तो सब कर ही रहे हैं। अच्छा एक चीज और कर लो, चूंकि 1, 1 और ऑन टू भी बताना है तो एक बात हमें और समझनी चाहिए बच्चों। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप समझिएगा गौर से। जैसे हमने लिखा कि साहब एफ ऑफ जी ऑफ एन है ना, इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों जो जी है उस जी के आर्ग्यूमेंट में जो एन लिखा हुआ है वो तो कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकता है। ले सकता है कि नहीं ले सकता है? अच्छा, तो फॉर ऑल इंटीजर्स जो जी है इट टेक्स सम नेचुरल आंसर। जी का आंसर क्या हो जाता है? जी एक नेचुरल आंसर देता है। और तो जो एफ है उस एफ का जो डोमेन होगा वो तो ये पूरा जो भी लिखा जाएगा वो एफ के डोमेन में ही काउंट होगा। ये जो भी लिखेंगे वो सब एफ की डोमेन में काउंट हो जाएगा। और वो डोमेन में क्या हो रहा है? नेचुरल नंबर। तो एफ की डोमेन में नेचुरल नंबर आना चाहिए, वही तो क्वेश्चन ही है। इसी तरह से तो बनाया गया। तो एफ की डोमेन में अगर नेचुरल नंबर है तो आंसर भी नेचुरल नंबर ही रहेगा। नहीं, एफ
सच दैट n to z था। अच्छा, f की डोमेन में अगर नेचुरल नंबर है तो आंसर कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो मतलब ये हुआ कि आप अगर n को z लिखते हैं तो ये पूरा जो आंसर है, अरे भाई क्यों डोल रहा है ये, तो ये जो पूरा आंसर है f ऑफ सम नेचुरल नंबर, ये पूरा आंसर एक नेचुरल नंबर ही है। नहीं, ये पूरा आंसर एक इंटीजर है, क्योंकि जो f का रेंज जो कोडोमेन है वो f का कोडोमेन कोई इंटीजर है ना। इस बात को एक बार मैं फिर समझा देता हूं। g के बारे में लिखा है कि g इंटीजर्स इनपुट होते हैं और आउटपुट उसका नेचुरल नंबर है। तो जो g का आउटपुट है अब वो f के लिए इनपुट का काम करेगा। तो f का इनपुट अगर नेचुरल नंबर है तो f का आउटपुट कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हम एक बात ये भी पकड़ के चलें कि हमारा जो फंक्शन FOG है, हमारा जो फंक्शन FOG है वो Z to Z है। मीन्स उसमें इनपुट या उसकी डोमेन या n की वैल्यू z है, इंटीजर, और आंसर भी इंटीजर ही है। ठीक है, तो इसको यूज करके हम फिर ये बता पाएंगे ना कि हमारा फंक्शन इनटू है कि ऑन टू है। चलो, क्योंकि कोडोमेन ही आपको पता नहीं होगी तो आप कैसे चेक करोगे। तो जो f ऑफ gn है, तो हमने f ऑफ n में जो भी डेफिनेशन थी उसमें हर जगह n को रिप्लेस कर दिया gn से, सब जगह, एवरीवेयर। अच्छा, तो f ऑफ gn आ गया। लेकिन अब समस्या ये है कि gn भी जो है रंग बदल रहा है n के हिसाब से। तो n पॉजिटिव है तो ऐसा, n नेगेटिव है तो ऐसा। देखो, लेकिन यार थोड़ा आराम है आपको। आराम ये है कि gn अगर ऑड है तो ही आपको ये डेफिनेशन वैलिड होगी, और gn अगर इवन है तब आपकी ये डेफिनेशन वैलिड होगी। और gn ऑड कौन सा है? gn ऑड ये वाला है, ऊपर वाला, और इवन वाला नीचे है। तो देखो, इस FOG को हम लोग लिखते हैं, कैसे आएगा ये? तो हम लिखेंगे f ऑफ g ऑफ n फॉग। अच्छा, gn का पहले ऊपर वाला देखते हैं, ऑड। तो ऑड कितना है ये? ऑड है 3 + 2n। तो ऑड gn को कैसे लिखा हमने? 3 + 2n + 1/2। ठीक है, तो gn ऑड है, यहां पर gn की जगह क्या लिख दिया हमने? 3 + 2n। सॉरी, gn की वैल्यू 3 + 2n कब ली जा रही है? जब n क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक तो ये आंसर हो गया। अच्छा, अब देखो, gn इवन है तब ये आंसर है। तो इवन वाला gn कौन सा है? -2n। तो अब हम लिखेंगे 4 - -2n/2। तो gn की वैल्यू -2n कब है? जब n कैसा है? लेस देन 0 है। तो ये हो गया -2n। तो बच्चों, f ऑफ gn या FOG का ये आंसर आता है। ये तब है जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये तब है जब n लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट है फॉग का। अब इसको तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये फॉग 1-1 है, मैनी 1 है, इनटू है अथवा ऑन टू है। तो जरा देखें, तो बार बार लाइन क्यों भरें, इसी को सॉल्व करके ही लिख देते हैं। तो ये बच्चों ऊपर दिख रहा है 4 + 2n, सो दिस इज 2 + n। तो n अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फॉग ये आंसर आ रहा है। और इसको देखोगे, लो भैया, तो ये भी तो सेम ही आ रहा है ना, 2 + n ही तो आ रहा है, क्योंकि 4 + 2n है, 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 + n हो गया। तो हमारा जो फॉग है उसका आंसर सेम आ रहा है, n कुछ भी होता रहे, चाहे नेगेटिव हो और चाहे नॉन नेगेटिव हो। तो कुछ जो है गले का फंदा ढीला हुआ, ये तो थोड़ा सा इजी हो गया। हमारा ये FOG 2 + n है, और n के हर इंटीजर वैल्यू के लिए। देखो, नेगेटिव के लिए भी 2 + n है, नॉन नेगेटिव के लिए भी 2 + n है। और क्वेश्चन में FOG जो है तो उसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे, तो उसकी डोमेन में सारे इंटीजर्स ही है। अब तुम्हें एक बात फिर ये देखनी पड़ेगी कि इसका आंसर में भी, इसके आंसर की अगर बात करें तो क्या वो भी सारे इंटीजर्स हैं?
देखो क्या सारे इंटीजर्स आते हैं? बिल्कुल आएंगे ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि n को आप जो भी इंटीजर वैल्यू रखेंगे आंसर उससे 2 यूनिट ज़्यादा आ जाएगा। तो n की कितनी भी नेगेटिव वैल्यू रखिए तो 2 यूनिट ऊपर, और पॉजिटिव वैल्यू रखिए तो भी 2 यूनिट ऊपर। तो ले दे के क्या होगा कि सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी आंसर में रहेंगे, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आंसर में रहेंगे, 0 भी आंसर में रहेगा, है ना। और हर n पर एक अलग आंसर आएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो FOG है इसके नेचर पे अगर कमेंट्री की जाए तो इसका नेचर क्या है? एक तो साहब ये 1 1 है ना, इसका नेचर है एक तो ये 1 1 है, और दूसरा नेचर है कि ये ऑन टू भी है। दूसरा नेचर है ऑन टू भी है क्योंकि इसमें सारे के सारे इंटीजर्स कवर हो जाएंगे विच इज द कोडोमेन। तो FOG एक 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अब देखो ऑप्शन में ये ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? ऑप्शन में FOG कहाँ गया भाई? देखो कितना लंबा काम करना पड़ रहा है। FOG इज नॉट 1 1, तो ये इसका मामला कैंसिल हो गया। ऑन टू तो ठीक लिखा है, नॉट 1 1 गलत लिखा है। अब चूंकि मल्टीपल करेक्ट है तो हमें सब में रगड़ना है। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए से सिंगल करेक्ट होता तो हम सबसे पहले यही 2 चेक करते, और इसी में कोई सही होता तो जान बची और भागो दूसरे पे आ जाओ। लेकिन यहाँ संकट ये है कि ये जो है मल्टीपल करेक्ट है, और मल्टीपल करेक्ट में तो भाई बड़ा संकट ही संकट है। अब मल्टीपल करेक्ट में पहले को भी चेक करो। पहला क्या है? GOF। अब भैया GOF को देखो क्या है, तो GOF पे जरा चर्चा करें। इतना ज़्यादा तो भर गया है ये। G of n ये है, देखो करना वैसे ही है, तुम चाहो तो खुद से भी कर ही सकते हो। G of Fn है ना, तो n की जगह आप Fn रख दीजिए। तो एक आंसर है 3 + 2n और एक आंसर है तुम्हारा -2n। तो चलो गॉफ की चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई गॉफ को देख रहे हैं, G of Fn या गॉफ ऑफ n, ठीक। तो क्या होगा ये? तो जब गॉफ लिखेंगे, क्या था मैं भूल गया ऊपर, एक था 3 + 2n और एक था -2n, ठीक है। तो जहां जहां n आ रहा है सब जगह Fn लिख दीजिए। तो 3 + 2n, तो 3 + 2Fn -2Fn। ये आंसर कब था? जब Fn > 0 है। और ये आंसर कब है? जब Fn < 0 है। सो दिस इज योर गॉफ n, ठीक है। अब इसमें फिर Fn से भी निपटना है। तो Fn के तो 2 अलग अलग फिर से डेफिनेशन है ना। तो Fn की डेफिनेशन क्या क्या है देखो। तो Fn की डेफिनेशन कहीं डब्बा बना के लिख दें, क्या थी? एक तो थी n + 1/2 और एक क्या थी? एक थी 4 - n/2 आई थिंक। हाँ यही है, n + 1/2 और 4 - n/2। चलिए बस ये आखिरी पड़ाव है इस क्वेश्चन का, बट काफ़ी रगड़ है इसमें। हाँ जी, तो Fn क्या था एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। एक था n + 1/2, ये था n ऑड के लिए, और एक था 4 - n/2, ये था n इवन के लिए। अब चलो हमें गॉफ को लिखना है, तो f of n को लिखना पड़ेगा। अब देखिए साहब, यहां पर क्या है कि वो Fn जो नॉन नेगेटिव है उनके लिए ये डेफिनेशन है, और वो Fn जो नेगेटिव है उनके लिए ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो तुम्हें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें पॉजिटिव Fn कौन कौन से और नेगेटिव Fn कौन कौन से। तो देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, है ना, क्योंकि n को आप कोई भी ऑड नेचुरल नंबर लिखोगे, और Fn में एक अच्छी बात है कि n तो नेचुरल नंबर ही है। तो जब आप यहां पर नेचुरल नंबर लिखेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, और n को जब आप इवन नेचुरल नंबर लिखेंगे तो ये क्या होगा? देखो ये यार 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे?
ये 0 होगा अगर n की वैल्यू 4 है, अगर n की वैल्यू 2 है तो ये 1 हो जाएगा, और उसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगा अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 6। देखो यही तो है, ऊपर वाला तो सभी जगह पॉजिटिव ही रहेगा, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, नीचे वाला 0 भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अच्छा एक चीज और से जो अभी फॉग में बताई थी, गॉफ में भी समझ लो। f के बारे में क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि f का इनपुट नेचुरल नंबर है, फिर हम ये भी जानते हैं कि f का आउटपुट कोई भी इंटीजर है। तो g का इनपुट अगर इंटीजर है, यहां नहीं लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, यहां लिख देते हैं। f जो है उसका इनपुट नेचुरल नंबर, f का आउटपुट इंटीजर, तो ये z का इनपुट हो गया। तो z का इनपुट अगर इंटीजर g का इनपुट अगर इंटीजर, मैं z का बोल रहा हूं, तो g क्या है, एक नेचुरल नंबर हो सकता है ना। तो अगर हम गॉफ का को डोमेन सोचें यार, डोमेन सोचें, तो n f के हिसाब से चलेगा, तो n क्या होगा, नेचुरल नंबर, और इसका आंसर फाइनल क्या आएगा, वो भी नेचुरल ही आना चाहिए। तो एक बात हमें ये भी लिख लेनी चाहिए ऊपर कि जो गॉफ है दैट इज n टू n, हमारा जो गॉफ है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही डिफाइन है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो गॉफ की वैल्यू क्या क्या हो रही है बच्चों, गौर से देखो। तो हमारा ये जो गॉफ है वो क्या क्या आंसर लेगा। तो ऊपर वाला आंसर तब लेता है जब fn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो fn यहां तो ग्रेटर देन 0 ही है, तो ये तो लिख ही सकते हैं। तो 3 + 2 और fn की जगह लिख सकते हैं n + 1/2। ठीक है, तो ये fn आपने कब लिखा, तो ये तब लिखा जब n कैसा है, ऑड। अच्छा फिर क्या और भी कहीं fn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप कहेंगे हाँ सर है। एक बार यहां भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसमें भी है, n = 4 और 2 पर भी है। तो एक बार आप ऐसे कर दें कि से 3 + 2 × 0 कर दीजिए, fn की वैल्यू 0 कर दीजिए। तो ये वैल्यू तब है जब n 4 है, और एक बार 3 + 2 × क्या कर दीजिए साहब, 1 कर दीजिए। ये वैल्यू तब है जब n है 2। तो जो गॉफ है उसका अब ऊपर वाला मामला खत्म। हमें गॉफ में दो डेफिनेशन है ना, तो fn जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक ऊपर वाला, तो ऊपर वाला ये हो गया। अच्छा अब बात आती है कि fn नेगेटिव है तो नीचे वाला। तो fn नेगेटिव है तो -2 fn, अब हम ये पूरे ही लिख देते हैं, 4 - n/2। तो ये जो आंसर है ये तब के लिए है जब n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो n को जब आप 6 या उससे बड़ा लिखेंगे तो ये जो fn है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा और अच्छे से करके लिख लेते हैं। तो अब हमें ये फाइनल रिजल्ट आ गया, इसी से आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो अब हम अलग अलग नहीं कर रहे, इसी में कर देते हैं। देखो ये 2 से 2 खत्म, सो दिस बिकम्स n + 4 एंड दिस बिकम्स, ये इससे खत्म। अच्छा भाई तो ये भी तो n + 4 ही है, तो यहां भी n + 4 है और यहां भी n + 4 है। ये n + 4 है ऑड नेचुरल नंबर के लिए, क्योंकि यहां जो भी इनपुट है वो सब नेचुरल नंबर भी, वो सब नेचुरल नंबर ही है। तो ऑड नेचुरल नंबर पर n + 4 आ रहा है, और यहां कह रहे हैं कि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये डेफिनेशन तभी थी ना नीचे वाली, जब n इवन हो। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है और n कैसा है, इवन है।
तो जैसे अगर इवन नेचुरल नंबर की बात करें तो इवन नेचुरल नंबर पर आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ जा रहा है 2 और 4 पे, तो ये आ जा रहा है, तो ये तो 3 है। ये भैया कितना है, ये है 3, और ये कितना है, ये है 5। देख लेना कहीं कैलकुलेशन प्लस माइनस हो, वैसे ठीक ही लग रहा है। तो ऑड नेचुरल नंबर पर n+4 आंसर है, इवन नेचुरल नंबर पर 2 और 4 पर ये है, बाकी पे ये n+4। तो अब आप देख लें कि क्या सारे नेचुरल नंबर कवर हो रहे हैं, क्या हर जगह एक अलग आंसर आ रहा है। जरा चेक करो, देखो जैसे अगर n को ऑड नेचुरल नंबर लिखें तो गॉफ कितना आंसर देता है। तो n को ऑड नेचुरल नंबर लिखेंगे आप तो n+4, तो जैसे 1 लिख दिए तो 5 देगा, फिर 3 लिख दिए तो 5, 7 है ना, 9, 11 एंड सो ऑन। और n अगर क्या हो जाए, इवन नेचुरल नंबर हो जाए, तब ये गॉफ क्या आंसर दे रहा है। तो 2 पर दे रहा है 5, 4 पर दे रहा है 3, और n greater than equal to 6 पर n+4, तो इसका मतलब क्या दे रहा है, 10 है ना, फिर 8 रखेंगे तो 12 एंड सो ऑन। इस तरह से आंसर आ रहा है। तो भैया देखो, एक तो ये है कि 1 1 तो नहीं है, 2 जगह सेम आंसर दिख रहा है 5 5। अच्छा 1 1 नहीं है, और उसके बाद ऑन टू भी नजर नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि 1 तो कहीं आंसर आ ही नहीं रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है, 3 से गिनती चालू है, 4 भी नहीं, अच्छा 4, हाँ 4 भी नहीं आ रहा है, तो 4 भी नहीं आ रहा है, फिर 5 तो दिख रहा है, तो 1 नहीं है, 2 आंसर में नहीं है, 4 नहीं है, तो ये जो है सारे नेचुरल नंबर तो ले नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 मैनी 1 है और इनटू है। तो एक ऑप्शन और छूट गया था अपना, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया कि जो गॉफ है, ये गॉफ कैसा है, ये गॉफ मैनी 1 इनटू है। ठीक है, तो देखें जरा आंसर मैच कर रहा है क्या। एक और छूट गया था ना, 3 का तो निर्धारण हो गया था, एक बच गया। क्या लिख रहे हैं, गॉफ के बारे में लिख रहे हैं कि नॉट 1 1, बिल्कुल सही, नॉट ऑन टू, बिल्कुल सही। तो भैया ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, और इस मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में 2 ऑप्शन सही हैं, ए और डी। लेकिन अब आप सोचें कि अब देखिए, चूंकि मैं आपको ये लेक्चर में समझा रहा हूँ, सो टेक ऑब्वियसली जो हम खुद से करने में खर्च करेंगे टाइम, उससे तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि मन में ये रहता है कि बच्चों को हर चीज़ एक एक करके समझ में आनी चाहिए, हर स्टेप। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, बट अगर आप खुद से भी करेंगे तो भी आपको थोड़ा सा तो रगड़ाई तुम्हारी होगी इस क्वेश्चन में, है ना। ये तो रगड़ने वाला है, मतलब इसके दो पार्ट तो इजी हैं, बट FOG और GOF करेंगे तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, कठिन तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि बड़ा भारी कैलकुलेशन है। 1 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू ही तो बताना है। ओके, सो दिस वाज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ प्योर फंक्शन 1 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू, और उसके साथ साथ इसमें कंपोजिट फंक्शन का भी रोल था, तो हमने इसको सक्सेसफुली किया, है ना, डन। बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं 2025 का। तो ये थर्ड क्वेश्चन एक बार जरा पढ़ा जाए, क्या लिखा है। तो लिखते हैं कि लेट द सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर ऑन द सेट ए से लेकर एफ तक 6 एलिमेंट्स दिए, सच दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अच्छा, तो ये क्वेश्चन, जैसे पिछले जो 2 क्वेश्चंस थे वो प्योर फंक्शन पर बेस्ड थे, ये पूरा का पूरा रिलेशन पर बेस्ड है ना। तो ये 2025 में जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, ये प्योर रिलेशन का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक इसमें आ रहा है। अच्छा, फिर एक चीज और भी लिखी है कि जो आर होना चाहिए वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक भी होना चाहिए, इस सेट पर आर डिफाइन है,
और आर में एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स भी होने चाहिए, और ऐसे आर का सेट हम लोग कैपिटल एस से लिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। तो ये काफ़ी एक रेगुलर क्वेश्चन है इसमें, तो आई डोंट थिंक कि आप ऐसे समझें कि फ्री के नंबर मिल रहे हैं इसमें, तो है ना, फ्री के नंबर कैसे। देखो ऐसा कह रहे हैं कि आर एक तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट है उसका उसी के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, और कुल 6 एलिमेंट्स हैं अपने इस गिवन सेट में, तो हमारा जो भी रिलेशन बनेगा उसमें ये 6 ऑर्डर्ड पेयर तो एकदम मस्ट है ना, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। ए बी बी सी सी डी डी, मतलब जो भी एलिमेंट है उसका उसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर, ये तो 6 फिक्स हैं। और ये भी कह रहे हैं कि सेट एस ऐसे रिलेशन से बना हुआ है सच दैट हर रिलेशन में एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स हैं, और उसके साथ साथ वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो इतनी कंडीशन पर्याप्त है रिफ्लेक्सिविटी के लिए। इससे तो हो गया कि साहब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब रह गए 4 और कौन से? अब 4 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे आपको इसमें कंसीडर करने होंगे सो दैट दिस बिकम्स सिमेट्रिक ऑल्सो। तो सिमेट्री का लॉजिक क्या होता है? तो सिमेट्री आप सबने पढ़ रखी है कि अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में अल्फा कॉमा बीटा है तो बीटा कॉमा अल्फा भी होना चाहिए। सॉरी, किसी भी, मैं ऑर्डर्ड पेयर बोल रहा हूं, अगर किसी भी रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर अल्फा कॉमा बीटा है तो दूसरा एक उसका ऑपोजिट या इनवर्स भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, देन वी कॉल इट सिमेट्रिक। तो अब आप ऐसे सोचिए कि भाई देखो कुल तो 6 एलिमेंट हैं और ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए हमको 6 में से 2 चुनने हैं, और ऑब्वियसली ये 2 अलग अलग होंगे क्योंकि जो एक साथ वाले थे वो तो सब निपट ही चुके, तो अल्फा और बीटा डिफरेंट होने चाहिए। तो आउट ऑफ 6 एलिमेंट्स आपको क्या करना है? 2 चुनने, तो आपका एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो आप ऐसे सोच लें कि ये जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं। तो अगर हम ये कहें कि ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, तो आउट ऑफ टोटल 6 वी नीड टू सेलेक्ट 2, है ना, ऑल 6 आर डिफरेंट। तो 6C2 कितना हो जाता है बच्चों? 15। तो ऐसे 15 ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं जिसमें दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हो। अब आप ऐसे सोचिए कि हमें 4 ऑर्डर्ड पेयर इसमें और रखने, इन 6 में तो कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं, कोई भी आर होगा ये तो रहेंगे ही रहेंगे, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब बाकी के जो 4 ऑर्डर्ड पेयर है, आपको आउट ऑफ दीज 15 कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे आपने एक सेलेक्ट कर लिया अल्फा कॉमा बीटा और एक सेलेक्ट कर लिया गामा कॉमा डेल्टा। जैसे आपके मन में आया कि सर चलिए एक ले लेते हैं अल्फा बीटा और एक ले लेते हैं कोई गामा डेल्टा, तो बाकी 2 तो आपकी मजबूरी है ना कि आपने अगर अल्फा बीटा लिया है तो फिर बीटा अल्फा लेना पड़ेगा और इसको डेल्टा गामा करना पड़ेगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं आपके पास, आपके हाथ में यही इसी को सेलेक्ट करना है, फिर ये तो उसी का फॉलो अप हो जाएगा। आपको आउट ऑफ ऐसे 15 जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं सो दैट अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इन सभी में अल्फा बीटा अलग अलग हैं, ऐसे 15 बने। तो अब आपको 15 में से 2 ही सेलेक्ट करने हैं बच्चों। तो अपना जो जितने तरीके से आप ऐसे 2 ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट कर लेंगे उतने ही आपके रिलेशन तैयार हो जाएंगे, और उतने ही एलिमेंट, और जितने रिलेशन होंगे उतने ही सेट एस के एलिमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि हर रिलेशन सेट एस का एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। तो अब नंबर ऑफ आर अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ आर क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ आर आप कह सकते हैं कि सर टोटल 15 ऑर्डर्ड पेयर है, हमें कोई 2 सेलेक्ट करना है, तो 15C2 यही आंसर हो गया। सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लीजिए। तो ये 7 बार 105, तो टोटल आर ऐसे 105 रिलेशंस आर पॉसिबल, जो रिफ्लेक्सिव भी हैं,
ट्रांसिटिव भी है, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और उनमें 10-10 ऑर्डर्ड पेयर है ना। सो 105 इज योर आंसर। सो दिस पार्ट इज डन। तो पिछले 2 क्वेश्चंस की तुलना में थोड़ा इसमें लग रहा है कि जान बची, थोड़ा चलो अरे नंबर आसानी से मिल गए, है ना। और जो सेकंड लास्ट था वो तो बहुत ही लंबा चौड़ा हो गया बताने में, है ना। पहला तो फिर भी ठीक था, ये तो काफी इजी था बच्चों, तो हो गया डन। बच्चों 2025 का ये चौथा क्वेश्चन है। इसके भी आसार कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, मतलब काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। देखें एक बार क्या है, ये आखिरी है 2025 में। तो बात हुई कि कैपिटल आर के बारे में, कि कैपिटल आर रियल नंबर्स को डिनोट करता है, अच्छी बात है। एफ सच दैट R2 R है, जी सच दैट R2 0 to 4 है, ओके। बी फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है। 2 फंक्शंस हैं एफ और जी, दोनों डिफाइन है, उनका डोमेन ओमेन सब दिया हुआ है। तो कह रहे हैं डिफाइन द कंपोजिट फंक्शन फॉग इनवर्स। अच्छा, एफ और जी इनवर्स है, ठीक है, जी तो सब ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी इनवर्स एट एक्स इक्वल टू 2। मतलब ये 2025 में फंक्शन के क्वेश्चन थोड़े लेंथियर साइड पर है बच्चों, ऐसा मालूम पड़ता है ना, क्योंकि ये सब आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप ये सब कर पाएंगे। सो इट्स नॉट अ बिग डील, बट इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम। तो अब ये क्वेश्चन भी फंक्शन का है, रिलेशन का तो एक ही था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल टाइप है ये। तो बच्चों एक तो फंक्शन एफ एक्स लिख रहे हैं, विच इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। कभी कभी क्या होता है ना, ये सब थोड़ा बेरहमी हो जाती है कि भाई अब एफ ओ जी निकालिए, फिर आप उसका डेरिवेटिव भी करिए, है ना। एनीवेज अब जो करना है भाई, मार्क्स लाने तो जैसा बोला गया वैसा आपको करना होगा। तो एक एफ एक्स है, एक जी एक्स है, और क्वेश्चन ये है कि एफ ओ जी इनवर्स जो फंक्शन आएगा उसका आपको डेरिवेटिव करना है और उसकी वैल्यू लिखनी है एक्स इक्वल टू 2 पर। तो दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन। तो एफ ओ जी इनवर्स का डेरिवेटिव करना है और फिर x इक्वल टू 2 पर उसका आंसर देना है। अब बच्चों देखो कैसे करोगे। तो पहले अच्छा एफ ओ जी इनवर्स का वैल्यू कैसे लिखेंगे, डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, पहले इसी को जरा समझ लिया जाए। तो एफ ओ जी का मतलब हो गया, जी इनवर्स का मतलब हो गया कि एफ का आर्ग्यूमेंट है जी इनवर्स। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो नेचुरली आप चेन रूल से करेंगे। तो एफ ऑफ समथिंग है तो पहले एफ का ही करिए, तो एफ डैश आर्ग्यूमेंट में क्या है, जी इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक। फिर समथिंग का करिए, तो समथिंग क्या है, जी इनवर्स ऑफ एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव, ऐसे, ठीक। और फिर जब ये सब मामला निपट जाए तो उसमें फिर x की वैल्यू रख दीजिए 2। तो ये पूरा मसला है। एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स है तो पहले आपको एफ को डिफरेंशिएट करना होगा, कीपिंग आर्ग्यूमेंट जी इनवर्स एक्स, फिर जी इनवर्स एक्स को भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो फिर जो भी आंसर आएगा उसमें एक्स को 2 रखेंगे। अब भैया देखो जो एफ एक्स दिया है तो वो तो सामने दिख रहा है और जी एक्स भी दिख रहा है। तो एक सबसे पहला काम हमें यह करना पड़ेगा कि जी इनवर्स बताना पड़ेगा, तभी तो यहां तुम वैल्यू रख पाओगे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू फिगर आउट जी इनवर्स आउट ऑफ जी एक्स। तो ये कोई कठिन, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाए, बट आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। ये सब किसी भी स्टैंडर्ड नोट्स में आपको जरूर पढ़ाया जाता है। सो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल दिस कि कैसे इन्वर्स निकालना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो ये सब तो आप जानते ही हैं। तो जैसे हमने जी एक्स लिखा, तो अब बात हो रही है कि जी इनवर्स एक्स का कैलकुलेशन करना है। तो क्वेश्चन तो पढ़ ही लियो, तो ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, जी इनवर्स एक्स पे बात करनी है।
तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो जैसे उसको y लिख लिया है ना, इसी तरह करते हैं ना, तो 4/1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x। तो बच्चों 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x किए तो 4/y हो गया, ठीक है। अच्छा, तो फिर ई टू दी पावर माइनस 2x किए तो वो कितना हो गया, ये हो गया 4/y माइनस 1। फिर माइनस 2x करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लॉग बेस में e, y इधर और 4 माइनस वाई, ऐसा, ठीक है। फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x लिखेंगे तो -1/2 इधर जाएगा, तो -1/2 है बच्चों, तो +1/2 कर दीजिए। आप माइनस में भी लिखा रहने दे सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, प्लस कर दिए तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो लॉग y ऊपर और 4 माइनस वाई नीचे। तो बात वही होती है कि अगर आप y को gx लिखते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है, इसका मतलब होता है कि जो x होगा वो g इनवर्स y हो जाएगा। तो जब भी किसी फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट किया जाए कन्वेंशनली तो ऐसे ही तो करते हैं कि उस फंक्शन को y के इक्वल लिखिए तो x हो जाएगा g इनवर्स y। तो फिर आप जब y के इक्वल लिखेंगे तो अगला टास्क होता है कि x को लिखिए इन टर्म्स ऑफ y, और फिर उस x को क्या रख देना है, रिप्लेस कर देना है किससे, यही x क्या है, g इनवर्स y। तो g इनवर्स y के टर्म में आ गया, तो अपना जो g इनवर्स x है अब उसकी वैल्यू आ जा रही है। तो जो g इनवर्स x है वो हो जाएगा हाफ लॉग, फिर ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/4 माइनस एक्स। क्योंकि g इनवर्स y है y के टर्म में, तो आप वेरिएबल चेंज कर दीजिए। तो भाई g इनवर्स x पता चल गया कितना है। अब इसको पता करना जरूरी है क्योंकि ये सब हमें यूज करना होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब ये पूरा हम जब सॉल्व करेंगे, हमें ये सॉल्व करना है ना, तो ये जब सॉल्व करना है, क्या हो गया भाई, ओके। तो इसको सॉल्व करना है तो f डैश पहले करना होगा और f डैश को लिखना होगा g इनवर्स x के टर्म में, और फिर उसके बाद g इनवर्स का भी डेरिवेटिव करना होगा। देखो अब थोड़ा इजी हो जाएगा, एक बार हम आपको करके दिखाते हैं। तो अगर f डैश करें तो f डैश x क्या लिखा जाएगा, तो fx है log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो 1/, में चला जाएगा, और फिर इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2x प्लस 2 हो गया, तो हो गया f डैश x। अब इसमें f डैश x में हमें क्या करना होगा कि जहां जहां x है वहां वहां g इनवर्स x लिख देना होगा, और फिर x की वैल्यू 2 रखनी होगी। तो आपको यहां रिप्लेस करना नहीं है, पहले x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू देख लीजिए क्या आती, जो वैल्यू आएगी सो रख देंगे। अच्छा, फिर एक चीज और भी है, क्या, g इनवर्स x को भी डिफरेंशिएट करना है, फिर x की वैल्यू 2 रखनी है। तो जो फंक्शन g इनवर्स x है इसका भी डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे g इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो हाफ तो बाहर आ जाएगा बच्चों, और इसको आप ऐसे सोच लो कि log x है माइनस है log 4 माइनस एक्स, तो log x का डेरिवेटिव 1/x और माइनस log ऑफ 4 माइनस एक्स, तो 1/4 माइनस एक्स, और 4 माइनस एक्स में 4 का 0 माइनस एक्स का -1, तो +1 हो जाएगा। सो दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ g इनवर्स x। अच्छा, फिर अब ये जो g इनवर्स x का डेरिवेटिव है, अगर x की वैल्यू 2 रखी जाए
तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 ही होगा ना, ठीक है। सो दिस बिकम्स 1/2। तो जो जी इनवर्स का डेरिवेटिव है x इक्वल टू 2 पर हाफ वैल्यू लेता है। अच्छा, फिर इसमें भी जरा रख देते हैं, नहीं इसमें नहीं। अब जी इनवर्स x इक्वल टू 2 पर कितनी वैल्यू लेता है उसको भी जरा देख लेते हैं। इसको x इक्वल टू 2 रखें इसमें, तो जी इनवर्स एट x इक्वल टू 2, तो 2 रखने से 2 इधर हो गया, और अरे तो बहुत अच्छा हो गया, 2 माइनस 2 तो 2/2 तो 1, ये तो 0 हो गया भाई। तो जैसा लग रहा था खतरनाक वैसा है नहीं, क्योंकि 2 पर जो जी इनवर्स है दैट इज 0। अब चूंकि तो 0 ही हो गया, तो देखो अब जो आंसर लिखना है, ये आंसर लिखना है, तो ये है एफ इनवर्स ऑफ, सॉरी क्या हो गया, मैं इनवर्स पढ़ रहा हूं, एफ डैश लिखना है किस पे, जी इनवर्स एक्स पर, और जी इनवर्स एक्स 2 पर कितनी वैल्यू ले लेता है, 0। तो ये हो जाएगा एफ डैश 0, है ना, और जी इनवर्स का डेरिवेटिव, और वो भी एक्स इक्वल टू 2 पे, तो वो तो हाफ आ गया, और एफ डैश 0, एफ डैश एक्स ये दिया हुआ है, इसमें आप एक्स को 0 रख दीजिए, तो 0 कर देंगे तो ऊपर 2 नीचे 4, और ये 1/2, तो 1/2 1/2, दिस इज 1/4 या 0.25, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। तो 0.25 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बच्चों ये क्वेश्चन मतलब कठिन तो निश्चित तौर पे नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा एक बार आपको इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके अंदर जो हलचल होती है एग्जाम में उस पर काबू रखना चाहिए, और फिर आप ये सब कर सकते हैं। अगर आप ये गड़बड़ा गया, आपने सोचा हाय पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर हाय ये करना पड़ेगा, तो हाय हाय में करेंगे तो चले जाएंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी नोटबुक में ना पढ़ाया जाता हो। आपको ये जरूर पढ़ाया जाता है कि फंक्शन दिया है तो उसको इन्वर्स कैसे निकालना है ना। तो एवरीथिंग इज देयर, मस्ट बी इन योर वेल प्रिपेयर्ड नोट्स। सो दिस इज वेरी इजी, सो दिस पार्ट इज डन, बट थोड़ा सा काम करना था इसमें। तो इसी के साथ बच्चों 2025 की कथा समाप्त होती है। तो 2025 में रिलेशन से एक क्वेश्चन था विच वॉज एक्सट्रीमली इजी, फंक्शन से 3 क्वेश्चन थे, 3 में जो दूसरा था दैट वाज क्वाइट लेंदी, और ये जो अभी किया हमने ये ठीक ठाक है। अब जो एडवांस की परीक्षा है भाई, ऐसा थोड़ी है, तो उसका भी तो एक मोल है, उसी हिसाब से ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पहला बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब पहला फंक्शन अगर सारे बात करें तो 3 में पहला बहुत अच्छा था, जिसमें ये बस ध्यान केवल इतना क्लिक करने से कि वो एक्स क्यूब नहीं होना चाहिए, फटाफट क्वेश्चन हो गया, a3 - b3 0 हो गया। सो दिस पार्ट इज डन, थैंक यू।